हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती से रिलेटेड आज हमारा ये द्वितीय खंड का पार्ट 3 वीडियो है। द्वितीय खंड में हमने सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति से रिलेटेड जो वीडियो बनाया है पार्ट 1 और पार्ट 2, इसकी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके पहले जो प्रथम खंड के वीडियो हैं, इन सभी टॉपिक पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। इन वीडियो को भी आप हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हैं, जिनका लिंक हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ये हमारा चैनल है और यहाँ पे आपको पूरी वीडियो एक सीक्वेंस में मिल जाएगी। ये देखिए, महिला पर्यवेक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी ये प्रथम खंड के हैं, ये देखिए प्रथम खंड की पहली वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। 4 पार्ट में हमने प्रथम खंड को कंप्लीट किया है। द्वितीय खंड का ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, ठीक है। और आज हम पार्ट 3 वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और जो कुछ लोग बोलते हैं PDF फाइल के लिए दोस्तों, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल से ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन कैसे करना है कि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे तो सब्सक्राइब के स्थान पे एक ज्वाइन का बटन आ जाएगा। उस ज्वाइन के बटन में आप क्लिक करेंगे। उसका कुछ नॉमिनल चार्ज है 89 रुपीज़ के लगभग। आप उसको पे करेंगे और जब पे कर लेंगे तो आपको हमारे मेंबरशिप में यहाँ पे जो मेंबरशिप के लिए हमने ओनली फॉर मेंबरशिप रखा है वो कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने एक वीडियो का इधर नोट्स तैयार किया है पार्ट 2 का। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हम जितने भी अभी चैप्टर हैं उन सभी का PDF यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम बता देते हैं कि आज हम क्या बताने वाले हैं आपको। यहाँ शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो द्वितीय खंड का है, द्वितीय खंड की जो मेन टॉपिक है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, इसके अंतर्गत पार्ट 3 में जो चैप्टर है शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान। अब इसके अंतर्गत दोस्तों टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये शारीरिक संरचना के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है: पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास और प्राथमिक उपचार। दोस्तों इन सभी टॉपिक को कवर करके मैंने टोटल 160 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डीप लेवल के क्वेश्चन है कि शायद ही बोर्ड उससे आगे सोच पाए, ठीक है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा और साथ में आप कैलकुलेशन भी करते चलिएगा कि आपका टोटल कितने नंबर का सही हुआ है और आप हमको कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 का द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति से रिलेटेड पार्ट 3 वीडियो है। इसमें आज हम जानेंगे पार्ट 3 में शारीरिक संरचना, वही उस सिलेबस को मैंने यहाँ पे सेपरेट करके बनाया है। और हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। एक जितने भी टॉपिक आप यहाँ देख पा रहे हैं, पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास और प्राथमिक उपचार, इन सब से रिलेटेड हमने क्वेश्चन तैयार किया। टोटल 160 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 160 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ आपको। इसलिए वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पूरा कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ज़ोर शोर से करिए, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको उस हिसाब से मेहनत करना है कि औरों से कुछ अलग करना है, ठीक है। आप करेंगे तैयारी ही, लेकिन तैयारी करने का जो तरीका है वो कुछ अलग लेवल का है, जैसा कि हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम मुख्य रूप से गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या अमाइलेज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में वसा के पाचन के लिए कौन सा प्रमुख एंजाइम कार्य करता है? यहाँ पे ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज, माल्टेन या ट्रिप्सिनोजेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आमाशय की उपकला की किस प्रकार की होती है? जो आमाशय की स्टमक की उपकला है, एपिथेलियम, वो किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है सरल,
स्क्वैमस एपिथीलियम, घनाकार एपिथीलियम, उपरोहित एपिथीलियम या स्तंभाकार एपिथीलियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, स्तंभाकार एपिथीलियम। अगला क्वेश्चन है ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य क्या है। तो ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, आमाशय में या डुलोडेनम में, जेजुनम में या बृहदांत्र में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये है डुओडेनम में, और श्लेष्मा का स्त्राव करना इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं ना कि हमने किस लेवल से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, और बोर्ड आपसे इसी लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आज के समय में दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कंपटीशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि डीप लेवल के क्वेश्चन आएंगे और आपको उसी लेवल से तैयारी करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आमाशय में के अम्ल स्राव को उत्तेजित करता है, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिस्टोकाइनिन या एंटेरोगैस्ट्रोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गैस्ट्रिन। अगला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र में अल्फा एमाइलेज कहाँ उत्पन्न होता है, यकृत में, अग्न्याशय में, आमाशय में या छोटी आंत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय में। अगला क्वेश्चन है अग्न्याशय से स्त्रावित कौन सा एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को विघटित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यूक्लियस, ट्रिप्सिन या लाइपेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पित्त में मौजूद नहीं होता है, पित्त लवण, पित्त वर्णक, ट्रिप्सिन या कोलेस्ट्रॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों ये जो क्वेश्चन है तो शारीरिक संरचना से रिलेटेड है, इसीलिए आपको इस लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को कवर कराया जाएगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बहुत मज़ा आने वाला है, पूरे टॉपिक पूरे लेक्चर आपके कवर हो जाएंगे शारीरिक संरचना से रिलेटेड। और चूँकि 8 नंबर की बात है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, कोई भी नंबर आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर 8 नंबर के सवाल है और 8 नंबर के लिए हम टोटल 160 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका 8 नंबर कवर ना हो। लेकिन वो 8 नंबर आपका कब कवर होगा, जब आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे और लास्ट में अपने आप को वैल्यूएट करेंगे कि आपका टोटल कितने नंबर सही हुआ है। ठीक है, और आप हमको कमेंट करके बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल में है और अभी आपको कितना तैयारी करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है कुपोषण से संबंधित क्वाशियोरकोर मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर होता है। ठीक है, ये जो कुपोषण है इस कुपोषण को क्वाशियोरकोर कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का अवशोषण किस कारक की उपस्थिति में संभव होता है, एंटेरोगैस्ट्रोन, एंट्रिसिक फैक्टर, गैस्ट्रिक लाइपेज या सेक्रेटिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रिसिक फैक्टर। अगला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र में जेजुनम का प्रमुख कार्य क्या है, जल अवशोषण, वसा अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अवशोषण, पाचन एंजाइम स्त्राव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अवशोषण। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रमुख कार्य क्या होता है, वसा के पाचन में सहायता करना, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में परिवर्तित करना, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करना या बड़ी आंत में जल अवशोषण करना। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में परिवर्तित करना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लार में नहीं पाया जाता है, लार में कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता है, जो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, लाइसोजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या म्यूसिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन जो है तो लार में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत द्वारा संश्लेषित किया जाने वाला प्रमुख पाचक पदार्थ कौन सा है? पित्त, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पित्त। अगला क्वेश्चन है, आंत में उपस्थित लैक्टेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन को विघटित करना, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करना, वसा के पाचन में सहायता करना या जल अवशोषण में सहायता करना? आंत में उपस्थित जो लैक्टेज एंजाइम है उसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सबसे पहले पचता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा दोस्तों, बहुत ही फेमस चीज़ है। अगर आप साइंस थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पोषक तत्वों में जो सबसे ज़्यादा पहले डाइजेस्ट होता है वो क्या होता है? बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाचन नली की कुल लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? 3 से 4 मीटर, 6 से 7 मीटर, 8 से 9 मीटर या 10 से 12 मीटर? तो पाचन नली की कुल लंबाई कितनी हो सकती है? क्या आपको पता है? अगर पता है तो वीडियो पॉज करिए और पहले कमेंट करिए और इसके बाद फिर देखिए, और अगर नहीं पता है तो फिर पॉज मत करिएगा, देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 10 से 12 मीटर पाचन नली की कुल लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में ग्लूकोनोजेनेसिस कहाँ होती है? यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत या आमाशय में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत में कौन सा प्रमुख कार्य संपन्न होता है? प्रोटीन पाचन, जल और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण, वसा अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जल और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा प्रमुख एंजाइम उपस्थित होता है? गैस्ट्रिक जूस में कौन सा प्रमुख एंजाइम उपस्थित होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या माल्टेज? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन का स्त्राव करता है? यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत या आमाशय? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, पेप्टाराइड बाई हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? जो पेप्टाराइड बाई हार्मोन है जिसको PYY भी कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भूख को कम करना और पाचन दर को धीमा करना। पेप्टाइड हार्मोन का ये काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमाशय की अम्लीयता को संतुलित करने में मदद करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पित्त लवण और या कोलेसिस्टोकाइनिन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन सक्रिय होने से पहले किस रूप में पाया जाता है? जब ट्रिप्सिन सक्रिय नहीं रहता है तो उससे पहले वो किस रूप में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ट्रिप्सिनोजेन के रूप में पाया जाता है ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन है और बोर्ड आपसे किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, लेवल यही रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि 8वीं 9वीं का वो विज्ञान उठा के आपसे पूछ देगा, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन का लेवल है वो लेवल यही रहेगा। अगर आप इस धोखे में होंगे कि हमको इस तरह से नहीं आएगा क्वेश्चन, तो आप ये भूल जाइए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सीटें लिमिटेड हैं और लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए जो क्वेश्चन का लेवल है उसका तो हाई लेवल रहेगा, है ना। तो आपको इसी लेवल से तैयारी करना है। ठीक है, और इसी लेवल से जो आप तैयारी करेंगे तभी जाके सफल हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे कि हम 8वीं 10वीं तक साइंस मैथ्स ये पढ़ लें, तो ऐसा उसमें से कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, वो सिलेबस में भले ही थोड़ा सा दिया है, लेकिन अगर उस सिलेबस को आप जब डीप में एनालिसिस करिएगा तो देखिएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के जनरेट होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
छोटी आंत में मौजूद विल्ली किस ऊतक से बनी होती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्तंभाकार उपकला से। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का प्रमुख कार्य क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्न्याशय में इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करना। अगला क्वेश्चन है, किस भाग में इंट्रिसिक फैक्टर उत्पन्न होता है? आमाशय, छोटी आंत, यकृत या अग्न्याशय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आमाशय में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सिक्रेटिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? अग्न्याशय को बाइकार्बोनेट छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, या आमाशय में गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव बढ़ाना, बड़ी आंत में जल अवशोषण करना, या अग्न्याशय में ट्रिप्सिनोजन स्राव को रोकना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, अग्न्याशय को बाइकार्बोनेट छोड़ने के लिए प्रेरित करना। किसका काम है? सिक्रेटिन हार्मोन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत में पाया जाने वाला प्रमुख सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, साल्मोनेला या स्ट्रेप्टोकोकस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ई कोलाई। अगला क्वेश्चन है, चाइम किसे कहा जाता है? आमाशय में बनने वाला अर्धद्रव पदार्थ, छोटी आंत में बनने वाला ग्लूकोज मिश्रण, बड़ी आंत में मौजूद गैस, पित्ताशय में बनने वाला रस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आमाशय में बनने वाला अर्धद्रव पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अर्धवृक्क मज्जा से उत्पन्न हार्मोन का स्राव करती है? कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन, एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एड्रेनालाइन। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मुख्यतः किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, पीनियल ग्रंथि को। ठीक है, पीनियल ग्रंथि जो है तो मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है? थायरॉक्सिन, पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन या इंसुलिन? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, एडिसन रोग किस ग्रंथि की कार्यक्षमता में कमी के कारण होता है? ऑप्शन है थायराइड, अधिवृक्क, पीनियल या पिट्यूटरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिवृक्क, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम? तो खनिज की बात हो रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन में संश्लेषण में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार के पदार्थ का स्राव करती हैं? एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी, न्यूरोट्रांसमीटर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशय की कौन सी कोशिकाएं ग्लूकागन हार्मोन का स्राव करती है? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं, ओमेगा कोशिकाएं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन हार्मोन का स्राव करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या सहायक ग्रंथि? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आप पढ़िए और इनका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
सामान्य बुद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या एड्रेनालाइन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर है वो है ग्रोथ हार्मोन। अगला क्वेश्चन है एल्डोस्टेरोन। दोस्तों हमसे पढ़ना भी नहीं आ रहा है क्योंकि साइंस के इतने कठिन कठिन शब्द होते हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन किस अंग में जल और सोडियम संतुलित को नियंत्रित करता है? हृदय, यकृत, वृक्क या आमाशय? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वृक्क, जिसको किडनी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करने में सहायता करता है? पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन, कैल्सिटोनिन, ए और सी दोनों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों, ये दोनों काम करते हैं काहे के लिए? हार्मोन में रक्त, ये जो हार्मोन है तो रक्त में कैल्शियम लेवल को कम करने में सहायता करते हैं, ठीक है। अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ाना, महिलाओं में दुग्ध उत्पादन को उत्तेजित करना, शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखना या पाचन तंत्र को नियंत्रित करना? तो दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो मुख्य कार्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं में दुग्ध उत्पादन को उत्तेजित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉर्टिसोल हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो कॉर्टिसोल हार्मोन है तो किससे स्रावित होता है? अधिवृक्क से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है या मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका जो स्राव होता है तो वो होता है टेस्टिस से। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओसिटोसिन। ओसिटोसिन हार्मोन किस कार्य से संबंधित होता है? भूख को नियंत्रित करना, संकुचन और प्रसव को नियंत्रित करता है, हृदय गति बढ़ाता है या रक्तचाप बढ़ाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, संकुचन और प्रसव को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से भी जाना जाता है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसको और किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेकंड ब्रेन या हार्मोन कंट्रोलर? तो दोस्तों इस पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ग्लूकागन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्लूकागन हार्मोन का जो मुख्य कार्य है वो है रक्त शर्करा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की स्राविका प्रणाली का कौन सा अंग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है ग्रंथि आहार के अलावा वसा पाचन के लिए मुख्य यांत्रिकी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बाइल जूस और एंजाइम। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप साथ में ये नोट्स ले करके और हमारे ये MCQ तैयार करें, अब आप वीडियो भी देखें, साथ में क्वेश्चन लिखते भी चलें, ठीक है, तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे वैसे वैसे आपका MCQ भी तैयार होता जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ नोटबुक और एक पेन ले करके बैठें, ताकि आपको जो क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि इनको नोट करना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि आप पूरे क्वेश्चन ही नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इस लेवल के क्वेश्चन ही तैयार किया हूँ, ठीक है, कि आप उस लेवल से बाहर जा ही नहीं पाएंगे। तो जब भी आप वीडियो देखें तो साथ में नोटबुक लेकर के बैठें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है थायराइड हार्मोन जिसको T3 T4 में से कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? जो थायराइड हार्मोन है T3 T4 इनमें से सबसे सक्रिय हार्मोन कौन सा है? T4 T3 या दोनों समान रूप से सक्रिय होते हैं या कोई भी नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, T3।
T3 जो है, हालांकि T4 भी होता है लेकिन T3 और T4 में ज़्यादा सक्रिय पूछा है ना, तो वो है T3। अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि के फॉरवर्ड एंडोक्राइन प्रभाव से संबंधित हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्लूकोगोन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन है वृक्क ग्रंथि से स्रावित रेनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है रक्तचाप को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कैल्सिटोनिन स्रावित करती है? पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड या अधिवृक्क? तो इसका राइट आंसर है थायराइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि के किस भाग से प्रोलैक्टिन स्रावित होता है? ठीक है, तो किस भाग से होता है? पृष्ठिका, अग्रभाग, मध्य भाग या उपकेंद्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अग्रभाग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है पिट्यूटरी ग्रंथि के किस भाग से प्रोलैक्टिन स्रावित होता है, आपसे क्वेश्चन इसी में घुमा के इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रोलैक्टिन स्रावित होता है और 3-4 ठो ग्रंथि का नाम दे देगा। तो इसका जो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है। हमने आपको पिछले वीडियो से भी हम आपको बताते चले आए हैं कि क्वेश्चन अब जब आप पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन ठीक ठाक है तो उस क्वेश्चन को घुमा करके भी और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि के किस भाग से प्रोलैक्टिन स्रावित होता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि प्रोलैक्टिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोलैक्टिन है पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का उत्पादन कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल या कि यकृति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कोलेसिस्टोकाइनिन, अच्छा इसको ये पढ़ेंगे, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का कार्य क्या है? दोस्तों, जो बड़े बड़े शब्द हैं ना, इनको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तो इसको आप अपने लेवल से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी एक बार में नहीं पढ़ पा रहा हूँ जब बड़े शब्द हैं तो। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन आप पढ़िएगा ज़रूर। तो इसको हम पढ़ेंगे कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यकृत से पित्त का स्राव बढ़ाना, थायराइड से T3 और T4 हार्मोन का स्राव बढ़ाना, अग्न्याशय से पाचन एंजाइमों का स्राव बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी दोनों, ए और सी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों है, ए और सी। यकृत से पित्त का स्राव भी बढ़ाता है और अग्न्याशय से पाचक एंजाइमों का स्राव भी बढ़ाता है। कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसको CCK भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एड्रेनालाइन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये एड्रेनालाइन का हार्मोन का जो प्रमुख कार्य है वो है शारीरिक तनाव प्रतिक्रिया में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सोमाटोस्टेनिन का मुख्य कार्य क्या है? पाचन एंजाइमों का स्राव बढ़ाना, इंसुलिन और ग्लूकागन के स्राव को रोकना, थायराइड के स्राव को रोकना, शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करना। इसका जो राइट आंसर है वो है इंसुलिन और ग्लूकागन के स्राव को रोकना। अगला क्वेश्चन है एडिशन रोग के कारण कौन सी ग्रंथि का कार्य प्रभावित होता है? पिट्यूटरी, थायराइड, अधिवृक्क या अग्न्याशय? तो एडिशन रोग के कारण कौन सी ग्रंथि का कार्य प्रभावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ध्यान और नींद के नियंत्रण में कौन सी ग्रंथि मुख्य भूमिका निभाती है? पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी या थायराइड या अधिवृक्क? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? अब देखिए क्वेश्चन कितने तरह से हो गया।
पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पे इसका आंसर क्या है? क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली में सेमिनल वेसिकल्स का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा प्रदान करना। ये सेमिनल वेसिकल्स का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के उच्च स्तर के कारण ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्पस ल्यूटियम का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किस संरचना द्वारा किया जाता है? सेमिनल वेसिकल्स, वास डिफरेंस, लेडी कोशिकाएं या एपिडिडिमिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेडी कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः महिला प्रजनन के किस भाग में होता है? गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि या सर्विक्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणु उत्पादन को उत्तेजित करना, अंडाणु को निषेचित करना, भ्रूण के विकास को बढ़ाना, मासिक धर्म को नियंत्रित करना। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो प्रमुख कार्य है वो है शुक्राणु उत्पादन को उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन स्रावित करता है जो भ्रूण के विकास में सहायक होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, टेस्टोस्टेरोन, HCG, FSH या LH। इसका जो राइट आंसर है वो है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडेट्रोपिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग शुक्राणुओं के भंडारण और परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? टेस्टिस, एपिडिडिमिस, प्रोस्टेट ग्रंथि या वास डिफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एपिडिडिमिस। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? माता के X गुणसूत्र पर, पिता के X या Y गुणसूत्र पर, माता पिता दोनों के गुणसूत्रों पर या पर्यावरणीय कारकों पर। तो मानव भ्रूण का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? इसका राइट आंसर है पिता के X या Y गुणसूत्र पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रजनन हार्मोन इनहिबिन का कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, FSH के स्राव को नियंत्रित करना। बाकी इसके ऑप्शन गलत हैं। जो शुक्राणु उत्पादन को बढ़ाना ये गलत है, मासिक धर्म चक्र को शुरू करना ये भी गलत है, और निषेचन को तेज करना ये भी गलत है। इनहिबिन का जो कार्य है इनहिबिन का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है FSH के स्राव को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद भ्रूण कितने दिनों में गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है? 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन, 5 से 6 दिन या 10 से 12 दिन। इसका जो राइट आंसर है वो है 5 से 6 दिन। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की अनुपस्थिति में कार्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाता है? HCG, टेस्टोस्टेरोन, FSH या LH। तो इसका राइट आंसर है HCG, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन प्रणाली में गर्भाशय ग्रीवा का कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गर्भाशय को योनि से जोड़ना। ये गर्भाशय ग्रीवा का कार्य होता है। दोस्तों जितने भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं
आप शारीरिक संरचना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये पूरे टॉपिक जितने उसके सब टॉपिक दिए गए हैं उन सब से क्वेश्चन हमने उठाया है और एकदम डीप लेवल के क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, कि आपको कहीं भी कोई टॉपिक मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एक पॉइंट मिस हुआ हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और हमको एक चीज़ और कमेंट करके बताइएगा कि हमारे इस वीडियो के जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपको कैसा लगा। क्या इससे और टफ क्वेश्चन आपको चाहिए या कि ये लेवल सही है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, तभी तो हमको पता लगेगा कि हमको किस लेवल के क्वेश्चन आपको चाहिए और आप किस लेवल का क्वेश्चन चाहते हैं और हमको किस लेवल का देना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा, हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको और जो कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन चाहिए या इजी लेवल के क्वेश्चन चाहिए, कैसा चाहिए, सरल चाहिए, कठिन चाहिए या किस लेवल के। हालांकि हमने जो क्वेश्चन लेवल तैयार किया है ना, तो वो बोर्ड के हिसाब से तैयार किया है कि जो बोर्ड जिस तरह से संभावित प्रश्न वो पूछ सकता है जिस लेवल का, उस लेवल का क्वेश्चन हमने तैयार किया है। ठीक है, और आप लोग अपनी काउंटिंग ज़रूर करते रहिएगा, ये मत भूल जाइएगा कि हमको काउंटिंग नहीं करना है। आप वीडियो भी देखिए, साथ में काउंटिंग भी करते जाइए कि आपका टोटल कितने नंबर का सही हो रहा है ना, और ख़ासकर इस वीडियो के लिए। और फिर हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितने नंबर का सही हुआ है। और दोस्तों, जो कंप्यूटर का जो वीडियो आने वाला है ना, तो इस वीडियो के जस्ट बाद आएगा कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान पूछा है उसकी वीडियो आएगी। वो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने हमको कमेंट किया है कि सर कंप्यूटर का वीडियो भी डालिए, तो डालेंगे। अब क्या है कि क्वेश्चन तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन हम नहीं उठाते हैं, डीप लेवल एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठाते हैं। थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लग जाता है, लेकिन हाँ, लाएंगे ज़रूर आप लोगों के लिए। बस आप लोग धैर्य बनाए रखें और वीडियो कंटिन्यू देखते रहें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। चलिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सेमिनल वेसिकल्स के स्राव में मुख्य घटक क्या होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंग में निषेचन के बाद भ्रूण का प्रथम विभाजन होता है। गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स या एपिडिडिमिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैलोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के दौरान एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे आंसर है पोषण प्रदान करना, भ्रूण को बाहरी आघात से बचाना, भ्रूण को ऊर्जा प्रदान करना या ऑक्सीजन आपूर्ति करना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण को बाहरी आघात से बचाना। अगला क्वेश्चन है, मेनोपॉज मुख्य रूप से किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के उच्च स्तर के कारण गर्भाशय संकुचन होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या एचसीजी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी का उच्चतम स्तर कब देखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओव्यूलेशन के 6-7 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटेशन प्रक्रिया के दौरान शुक्राणु में कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिर पर एक्रोसोमल प्रतिक्रिया सक्रिय होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, झिल्ली प्रतिक्रियाशील को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। शुक्राणु निर्माण, टेस्टोस्टेरोन उत्पादन, शुक्राणुओं को पोषण और सहारा देना और एफएसएच स्राव को उत्तेजित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणुओं को पोषण और सहारा देना। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टोर्चिडिज्म किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्या इस तरह के क्वेश्चन आप इसके पहले सॉल्व किए थे।
हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इस लेवल के क्वेश्चन आपको इसके पहले मिले थे या नहीं मिले थे, और नहीं मिले थे इसीलिए तो हम दे रहे हैं। ठीक है। क्रिप्टोर्चिडिज्म किससे संबंधित है? बता रहे दोस्तों ना, इतने कठिन कठिन शब्द आ रहे हैं साइंस में कि थोड़ा सा पढ़ने में भी हमको मुश्किल पड़ रही है। हो सकता है आपको भी हो, लेकिन आप मैनेज करिएगा, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम देना है ना। ठीक है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसका जो संबंध है, तो ये किससे संबंधित है? क्रिप्टोर्चिडिज्म का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अंडकोश का पेट में रह जाना, इससे संबंधित है क्रिप्टोर्चिडिज्म। अगला क्वेश्चन है, प्राइमर्डियल जर्म सेल्स का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो एपीब्लास्ट, हाइपब्लास्ट, योल्क सैक, अमनियोटिक कैविटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है योल्क सैक। अगला क्वेश्चन है, डेसिडुअल प्रतिक्रिया किसका संकेत देती है? तो ये किसका संकेत देती है? भ्रूण प्रत्यारोपण का, डेसिडुअल प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, ग्रैफियन फॉलिकल का मुख्य कार्य क्या है? ग्रैफियन फॉलिकल का मुख्य कार्य क्या है? एस्ट्रोजन स्रावित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स इनएक्टिवेशन किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, महिला भ्रूण में जीन खामोशी, पुरुष लिंग निर्धारण, गर्भावस्था में प्रत्यारोपण या शुक्राणु गतिशीलता। 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका कौन सा सही होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा है ऑप्शन नंबर ए, महिला भ्रूण में जीन खामोशी। एक्स इनएक्टिवेशन की इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन के बाद खाली फॉलिकल क्या बन जाता है? तो ओव्यूलेशन के बाद जो खाली फॉलिकल है वो बन जाता है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेमिनल वेसिकल किस तरल पदार्थ का उत्पादन करता है? तो ये किसका करता है? ये करता है क्षारीय तरल का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्ब्रायोजेनेसिस में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो एम्ब्रायोजेनेसिस में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है भ्रूण स्टेम कोशिकाओं की गतिविधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोनाइडोट्रोपिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गोनाइडोट्रोपिन का मुख्य कार्य है दोस्तों शुक्राणु निर्माण को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में गोनाइडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है पिट्यूटरी ग्रंथि से एलएच और एफएसएच को स्रावित करना। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था वृद्धि विस्फोट में कौन सा हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है? अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो सिलेबस में किशोरावस्था भी दिया गया था ना, शारीरिक संरचना से रिलेटेड, तो यहाँ पे अब किशोरावस्था के क्वेश्चन आ गए हैं। तो अब आप देखिएगा कि किशोरावस्था में किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है। ठीक है। तो किशोरावस्था वृद्धि विस्फोट में कौन सा हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रोजेस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, पुरुष किशोरावस्था में स्वर की गंभीरता का क्या कारण है? किशोरावस्था में जैसे आवाज़ भारी हो जाती है या फटी आवाज़ आती है ना पुरुषों की, तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है स्वर रज्जुओं की लंबाई और मोटाई में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में एस्ट्रोजन का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो किशोरावस्था में एस्ट्रोजन का जो प्रमुख प्रभाव होता है वो होता है प्रजनन अंगों का विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में सेबेसियम ग्रंथियां क्यों अधिक सक्रिय हो जाती हैं? किशोरों में सेबेसियम ग्रंथियां क्यों अधिक सक्रिय हो जाती हैं? तो यहाँ ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन के कारण, मेलाटोनिन के कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण या एड्रेनालाइन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेस्टोस्टेरोन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है मेनार्के क्या है? कुछ लोग मेनार्के कहते हैं, कुछ लोग मिनार्की कहते हैं। तो ये मिनार्की होता क्या है? ठीक है, तो दोस्तों जो मिनार्के होता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है महिलाओं में पहली बार जो माहवारी आती है उसको मिनार्की कहा जाता है, या मेनार्के या मिनार्की। ठीक है, उसी को कहते हैं जो पहली बार महिलाओं में माहवारी आती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में किशोरावस्था के दौरान स्पर्मार्चे क्या दर्शाता है? पुरुषों में जो अब किशोरावस्था होता है उसके दौरान जो स्पर्मार्चे होता है वो क्या दर्शाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है शुक्राणु उत्पादन की शुरुआत, हार्मोनल संतुलन, हार्मोनल असंतुलन, अधिवृक्क ग्रंथि की सक्रियता या मांसपेशियों की वृद्धि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शुक्राणु उत्पादन की शुरुआत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में मस्तिष्क के किस भाग में सबसे अधिक परिवर्तन होता है? हाइपोथैलेमस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में मायलिनेशन प्रक्रिया का क्या प्रभाव होता है? किशोरावस्था में मायलिनेशन प्रक्रिया का क्या प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका संचार की गति को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ प्लेट्स किस कारण से बंद हो जाती है? तो ये किस कारण से? एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की अधिकता के कारण ये ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में नींद की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? किशोरावस्था में नींद की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? तो इसका कारण है मेलाटोनिन हार्मोन के समय चक्र में बदलाव के कारण नींद की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किशोरों में सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है सेरिबेलम की वृद्धि के कारण, न्यूरोट्रांसमीटर गतिविधि में वृद्धि के कारण, हाइपोथैलेमिक असंतुलन के कारण या थायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण। इसका राइट आंसर है न्यूरोट्रांसमीटर गतिविधि में वृद्धि के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किशोरों में आत्मचेतना की प्रवृत्ति किसके कारण होती है? तो किशोरों में आत्मचेतना की जो वृद्धि होती है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की धीमी और परिपक्वता के कारण। अगला क्वेश्चन है रेम स्लीप किशोरों में क्यों आवश्यक होती है? इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक विकास के लिए रेम स्लीप आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में बढ़ती यौन जागरूकता का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में वृद्धि के कारण किशोरावस्था में यौन जागरूकता बढ़ती है। ये दोनों हार्मोन है दोस्तों। पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, जो हार्मोन जो यौन जागरूकता का कारण बनता है, और महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है किशोरों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति किस कारण से बढ़ जाती है? तो किशोरों में जो जोखिम लेने की वृद्धि है वो बढ़ती है डोपामाइन गतिविधि में वृद्धि के कारण जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में सिनेप्टिक छँटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किशोरावस्था में सिनेप्टिक छँटाई का मुख्य उद्देश्य है अवांछित न्यूरोनल कनेक्शनों को हटाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में किशोरावस्था के दौरान गायनेकोमास्टिया क्यों होता है? तो पुरुषों में किशोरावस्था के दौरान गायनेकोमास्टिया क्यों होता है? इसका कारण है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के असंतुलन के कारण गायनेकोमास्टिया होता है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन है पुरुष और महिला के। ठीक है, तो इनमें जो ये गायनेकोमास्टिया होता है तो इन दोनों के असंतुलन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है किशोर मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर क्यों बढ़ जाता है? तो किशोर मस्तिष्क में डोपामाइन का जो स्तर बढ़ता है उसका रीजन है ऑप्शन नंबर बी,
जोखिम लेने और आनंद अनुभव को बढ़ाने के लिए डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में थैलेमस की भूमिका क्या होती है? किशोरावस्था में थैलेमस की भूमिका होती है संवेदी जानकारी को प्रोसेस करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाकी के जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो ऑप्शन आप पढ़ लिएगा, है ना, और इसके बाद फिर आप उसमें टिक करिएगा, क्योंकि अगर सभी ऑप्शन को हम पढ़ने लगेंगे, ऑप्शन लंबे लंबे हैं तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर है उसी बस को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि पूरे ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, बाकी पूरे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। हम आपको यहाँ पे सिर्फ जो राइट आंसर होगा 4 में से उसी बस को पढ़ के बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा बड़े हैं तो फिर ज़्यादा बड़े हैं उनको फिर बार बार रिपीट करना, वो आप ही का टाइम ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को धीमे विकास के कारण किशोरों में कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है? तो ये कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है? आवेगपूर्ण निर्णय लेना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के धीमे विकास के कारण किशोरों में कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है? आवेगपूर्ण निर्णय लेना। ये प्रवृत्ति अगर उनमें है तो ये इसका क्या कारण है कि अगर वो किसी में निर्णय लेने में आवेगपूर्ण हो जाते हैं, मतलब बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, तो उनमें क्या कमी हो सकती है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के धीमे विकास के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में एंड्रोजन का प्रभाव क्या होता है? किशोरावस्था में एंड्रोजन का प्रभाव होता है मांसपेशी विकास और आवाज़ का भारी होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में किशोरावस्था के दौरान फेशियल हेयर उगने का मुख्य कारण क्या है? तो फेशियल हेयर उगने का जो मुख्य कारण है वो है एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मुहासे क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? सेबेसियस ग्रंथियों की अति सक्रियता के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मुहासे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में रीढ़ की हड्डी की लंबाई क्यों बढ़ती है? किशोरावस्था में रीढ़ की हड्डी की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है एपिफिशियल प्लेट्स के विकास के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेदनशीलता किस हार्मोन के कारण होती है? तो किशोरावस्था में जो संवेदनशीलता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में हार्मोनल असंतुलन का प्रभाव क्या होता है? किशोरों में हार्मोनल असंतुलन का प्रभाव क्या होता है? भावनात्मक अस्थिरता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमोस्टेसिस की प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? तो इसका राइट आंसर है रक्त वाहिकाओं का संकुचन, ठीक है। अगला नंबर है कि यदि कोई व्यक्ति बिजली के झटके से बेहोश हो जाए तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहला कदम क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लग जाएं तो सबसे पहले कौन सा उपचार उसको करना चाहिए? ऑप्शन है व्यक्ति को पानी पिलाना, व्यक्ति को गर्म कंबल में लपेटना, बिजली के स्रोत को बंद करना या कृत्रिम श्वसन देना। दोस्तों अगर आप उस स्थान पर होते तो क्या करते? आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इन 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना चाहिए, है ना। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगे हैं और वो बेहोश है, बिजली के तार पकड़ा हुआ है और बेहोश हो गया है, तो सबसे पहला कार्य आपको क्या करना चाहिए तुरंत, ठीक है। ये इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं पता तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिजली के स्रोत को बंद करना। कोई व्यक्ति अगर बिजली के तार से लटका हुआ बेहोश है तो आप ये मत सोचिएगा कि उसको पकड़ के और हम खींच लें, और नहीं तो उसके साथ में आप भी लपेटे जाओगे, है ना। इसलिए सबसे पहले क्या करना है कि बिजली का जहाँ से स्रोत है, जहाँ से सोर्स है, सबसे पहले उसको आपको बंद करना है। इसके बाद ही जो करना है तो करना है।
अदरवाइज उसके साथ में आप भी लपेटे जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइपोथर्मिया के दौरान शरीर का प्राथमिक बचाव तंत्र क्या होता है? हाइपोथर्मिया के दौरान शरीर का प्राथमिक बचाव तंत्र क्या होता है? तो वो होता है शरीर के कोर तापमान को स्थिर करना। ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गंभीर रक्तस्राव के प्राथमिक उपचार के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो गंभीर रक्तस्राव जो सेवियर ब्लीडिंग है उसके प्राथमिक उपचार के लिए सबसे प्राथमिक तरीका क्या है? वो है रक्तस्राव वाली जगह पर सीधी दबाव पट्टी लगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति सांस नहीं ले रहा हो और हृदय गति भी न हो तो प्राथमिक उपचार में कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो है कृत्रिम श्वसन और CPR देना। ठीक है, कृत्रिम श्वसन और CPR देना इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति सांस नहीं ले रहा हो और हृदय गति भी धीमी हो। ठीक है, तो उसका जो प्राथमिक उपचार है वो क्या है कि कृत्रिम श्वसन देना, मतलब जो ऑक्सीजन होता है, और ये CPR। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले, अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया हो तो क्या करना सबसे अधिक उचित होगा? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है जहर चूस कर निकालना, जैसा कि आप लोग फिल्मों में देखते हैं। क्या ऐसा ही करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काटे गए स्थान को गर्म करना, तुरंत बर्फ लगाना, या प्रभावित अंग को स्थिर रखना और जितना हो सके कम हिलाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी कि जिस स्थान पर सर्प ने काटा है उस स्थान को क्या करना है कि स्थिर रखना है और कम से कम वहाँ पे हिलाना डुलाना है। ठीक है, हिलाने डुलाने से क्या होता है कि जहर और ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो यही आपको करना है और उसको फिर आराम से दवाई करा देना है। ऐसा नहीं है कि फिर आप वहीं मुंह लगा के चूसने लगो तो पता चला उसका जहर आपके अंदर आ जाए, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एबोल्शन घाव का सबसे उचित प्राथमिक उपचार क्या है? एबोल्शन घाव का सबसे उचित और प्राथमिक उपचार क्या है? दोस्तों ये एबोल्शन घाव होता क्या है इसके बारे में आप हमको कमेंट करके बताइएगा। एबोल्शन घाव क्या है इसके बारे में आपको ढूंढ के और बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी अवशेषित ऊतक को पुनः संलग्न करने का प्रयास करना और ढीले हिस्से को संरक्षित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनाफिलेक्टिक शॉक के लक्षणों को कम करने के लिए प्राथमिक उपचार में सबसे आवश्यक दवा कौन सी है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है एपिनेफ्रिन इसकी सबसे आवश्यक और प्राथमिक दवा है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को अचानक हाइपोग्लाइसीमिया होने पर प्राथमिक उपचार क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होने पर प्राथमिक उपचार क्या होगा? तो इसका आंसर है तुरंत मीठा पदार्थ या ग्लूकोज देना। देखिए दोस्तों, ये हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है ना, जिसको लो ब्लड प्रेशर या लो ब्लड शुगर कहा जाता है। ठीक है, अगर जिसको BP लो हो जाती है ना, ब्लड शुगर लो हो जाता है, उसको साइंस की लैंग्वेज में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन के लिए फिर क्या किया जाता है, कुछ मीठा चीज़ ऐसे खिलाया जाता है या कि ग्लूकोज दिया जाता है ताकि उनका जो ब्लड लेवल है, जो लो ब्लड लेवल है, वो लेवल में आ जाए, कि अच्छा हो जाए, जनरल लेवल सामान्य लेवल में आ जाए। ठीक है, इसके लिए होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं आया, लो ब्लड प्रेशर आ गया या लो ब्लड शुगर आ गया, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है हीट स्ट्रोक के प्राथमिक उपचार में क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति को ठंडी जगह पर ले जाना और शरीर को ठंडा करना, हीट स्ट्रोक का प्राथमिक उपचार है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को हृदय गति रुकने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है तुरंत CPR और AED का उपयोग करना चाहिए। AED क्या है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
यदि किसी व्यक्ति को आँख में तेज रसायन चला जाए, कोई केमिकल चला जाए, तो प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? तो इसका प्राथमिक उपचार है कि आँख को तुरंत ठंडे पानी से धोना चाहिए। आँख को मलना नहीं है, और ना तो आँख को कपड़े से ढक देना है, और ना चाय की पत्तियाँ लगाना है। आपको क्या करना है? तुरंत ठंडे पानी से धोना है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आने पर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसे पकड़कर हिलाना चाहिए? नहीं। फिर क्या करना चाहिए? उसे करवट से लिटाकर सिर के नीचे नरम वस्तु रखना चाहिए। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है? गुर्दा, किडनी जिसको कहते हैं, ये उसका हिस्सा नहीं है। क्या है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम। दोस्तों, इतने बड़े बड़े शब्द हैं कि आप खुद भी एक बार में नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आप खुद ट्राई करिए कि क्या आप एक बार में इस शब्द को पढ़ लेते हैं। इतने इस लेवल के क्वेश्चन हैं कि आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एपिकांडिलिटिस किससे संबंधित है? एपिकांडिलिटिस किससे संबंधित है? तो ये है कोहनी का जोड़। अब देखिए, कोहनी के जोड़ को एपिकांडिलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरिस्टालसिस मुख्य रूप से किस प्रकार की पेशी गतिविधि से संबंधित है? तो ये है चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका रिसाव सिंड्रोम का प्राथमिक प्रभाव क्या होता है? कोशिका रिसाव सिंड्रोम का प्राथमिक प्रभाव क्या होता है? वो है प्लाज्मा का रिसाव इंटरस्टिशियल स्थान में होना। अगला क्वेश्चन है, गोल्गी टेंडन आर्गन का कार्य क्या है? गोल्गी टेंडन आर्गन का कार्य क्या है? वो है पेशियों में तनाव को मापना और नियंत्रित करना। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोबिया। ठीक है, फोबिया का मुख्य कार्य क्या है? अंधेरे में देखने में मदद करना, रंगों को पहचानना, संतुलन बनाए रखना, या ध्वनि तरंगों को संसाधित करना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, रंगों को पहचानना। ठीक है, फोबिया का जो मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, रेनल पेल्विस का कार्य क्या है? रेनल पेल्विस का कार्य है मूत्र को एकत्रित करके मूत्रवाहिनी में भेजना, है ना। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। अब देखिए, दो शब्द है, एक ऑस्टियोब्लास्ट है, एक ऑस्टियोक्लास्ट है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इन दोनों में जो मुख्य अंतर होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है तो हड्डी का निर्माण करता है, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट जो है तो हड्डी को विघटित करता है। अब देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी का निर्माण करता है, ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी को विघटित करता है। ठीक है, बस यही दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन है, मेजेंटेरिक धमनियाँ रक्त की आपूर्ति किसे करती हैं? मेजेंटेरिक धमनियाँ रक्त की आपूर्ति किसे करती हैं? किसे करती हैं? छोटी और बड़ी आंत को करती हैं। अगला क्वेश्चन है, फेनस्ट्रेटेड कोशिकाएं मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? फेनस्ट्रेटेड कोशिकाएं मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? वृक्क और अंतःस्रावी ग्रंथियों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मायोफिब्रिल्स मुख्य रूप से किन दो प्रोटीनों से बनी होती हैं? तो ये बनी होती हैं एक्टिन और मायोसिन से। ठीक है, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सिनोएट्रियल नोड का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सिनोएट्रियल नोड का प्राथमिक कार्य है हृदय की धड़कन को आरंभ करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रारिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो सुप्रारिनल ग्रंथि स्थित होती है गुर्दों के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकियोल्स किसका हिस्सा है? ब्रोंकियोल्स किसका हिस्सा है? श्वसन का। अब देखिए, श्वसन के स्थान पर अगर फेफड़ा दे दिया ना तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर श्वसन नहीं है फेफड़ा है, क्योंकि फेफड़ा भी तो श्वसन से ही संबंधित है ना, इसलिए श्वसन के स्थान पर फेफड़ा भी आ सकता है।
तो वो भी ब्रोंकियोल्स का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? सर्टोली कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट बोन के मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कॉम्पैक्ट बोन में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? वो पाया जाता है कोलाजेन। कोलाजेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है कॉम्पैक्ट बोन में। अगला क्वेश्चन है लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? तो लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? एमाइलेज। एमाइलेज नाम की जो एंजाइम है लार ग्रंथि स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है ऊर्जा उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है टेंडन और लिगामेंट में मुख्य अंतर क्या है? तो टेंडन और लिगामेंट में मुख्य अंतर है टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, जबकि लिगामेंट हड्डियों को जोड़ते हैं। ठीक है, टेंडन क्या करते हैं? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं और लिगामेंट हड्डियों बस को जोड़ते हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर है टेंडन और लिगामेंट में। अगला क्वेश्चन है हाइपोक्सिया किस स्थिति को दर्शाता है? तो हाइपोक्सिया किस स्थिति को दर्शाता है? ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है कौन? हाइपोक्सिया। अगला क्वेश्चन है कि सेरेबेलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सेरेबेलम का मुख्य कार्य होता है शरीर की गतिविधि और संतुलन को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? 30%, 50%, 70% या 90%? तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ जो आंसर होगा वो 90% होगा, लेकिन वास्तव में जो प्लाज्मा में पानी होता है वो 92% होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में 92% रहता है तो फिर आपको वहाँ पे 92% लगाना है आंसर। ठीक है, बाकी अगर 92 नहीं है, इसी तरह से ऑप्शन दिया है, तो फिर आपको मैक्सिमम वाला ये 90% वाला लगा देना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90%। अगला क्वेश्चन है सिनैप्स कहाँ पाया जाता है? तो सिनैप्स कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है सिनैप्स। अगला क्वेश्चन है कार्टिलेज का मुख्य कार्य क्या है? कार्टिलेज का मुख्य कार्य है शरीर को लचीलापन प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थाइमस ग्रंथि किस प्रणाली से संबंधित है? थाइमस ग्रंथि किस प्रणाली से संबंधित है? प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है थाइमस ग्रंथि। और अगला क्वेश्चन है एड्रीनल ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है तनाव प्रतिक्रिया और ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करना। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे टोटल 160 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, और हाँ अपने ये टोटल मार्क ज़रूर हमको बताइएगा कि आपको टोटल कितने नंबर के आप सही किए हैं, वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। और देखते रहिए ऑफिस नो प्रॉब्लम में जो भी वीडियो हैं, और सभी टॉपिक पर वीडियो हम बारी बारी से ला रहे हैं। तब तक आप पुरानी वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।